जय हिंद साथियों, संतोष सीएपीएफ चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर बिहार दरोगा का क्वेश्चन। तो महात्मा गांधी का कुछ किताबें हैं जैसे कि नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड, ये किसका है? तो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। और चलिए कुछ महात्मा गांधी से संबंधित संस्थाएं देख लेते हैं। तो नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1894 में। फिनिक्स आश्रम के पूछेगा स्थापना कब हुआ था? 1904 में। टॉल्सटाय फोरम का स्थापना कब हुआ था? 1910 में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? 1932 में। आगे देखते हैं। लघु पतन के समय परिपथ में क्या होता है? तो धारा का मान बढ़ जाता है। लघु पतन के समय परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। लघु परिपतन शॉर्ट सर्किटिंग के समय परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है। अतिभारण ओवरलोडेड या अतु लघु पतन शॉर्ट सर्किट से बचाव हेतु फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। अच्छे फ्यूज टीन के बने होते हैं। अच्छे फ्यूज टीन और शीशा के बने होते हैं। सस्ता फ्यूज शीशा टीन के बने होते हैं। अच्छे फ्यूज पूछेगा तो टीन के बने होते हैं। सस्ता फ्यूज पूछेगा और शीशा और टीन के मिश्रण से बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपतन के विच्छेदक मेंटेनिंग सर्किट ब्रेकर एमसीबी का उपयोग किया जाता है। घरों में दी जाने वाली विद्युत 220 वोल्ट की प्रतिवर्ती एसी धारा होती है जिसकी आवृत्ति कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है। 220 वोल्ट यानी आवृत्ति 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो पल्लवों ने बनवाया था। चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अगला देखते हैं डिस्क्रिप्शन। रथ मंदिरों से सबसे छोटी द्रौपदी पथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? श्री विष्णु। इसकी राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम, कांची थी। कीर्ताजुनियम का लेखक कौन है? कीर्ताजुनियम के लेखक भारवी है। श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। भारवी किसके दरबार में रहते थे? श्री विष्णु के दरबार में। मत विलास प्रहसन की रचना किसने किया था? पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने प्रथम ने किया था। पूछेगा मत विलास प्रहसन की रचना किसने किया था? तो पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का तथा महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर महाबलीपुरम का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। 10 कुमार चरितम के लेखक डांडी थे जो नरसन वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। नोट में कुछ लिखा हुआ है। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुआ था। नोट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कांची के कैलाश मंदिर के निर्माण द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत मानी जाती है। आगे देखते हैं। आराम से करेंगे लेकिन अच्छा से करेंगे हम लोग। किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो रियल मैंगो ऐप को। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखना कोई जरूरी नहीं है लेकिन देख लेते हैं। कह रहा है रेलवे सुरक्षा आरपीएफ बल का गठन रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 से 1959 में किया गया था। 1957 से 1959 में किया गया था। 1957 से 1959 में किया गया था। 1959 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 से
अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत की साक्षरता दर 73% 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता 73% है। आंकड़ों के अनुसार 74.04 है। कितना है? 74.04% है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो 73% हम लोग इसका सही मानेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार कुछ देख लेते हैं तथ्य। भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो 82.14 थी। भारत पुरुष की साक्षरता 82.14। भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो 65.46 थी। भारत का लिंगानुपात पूछेगा तो 943 था। भारत का लिंगानुपात 943। भारत में शिशु लिंगानुपात करेगा तो 919 है। शिशु लिंगानुपात 919। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार की साक्षरता पूछेगा कितना है? तो 61.8% है। 61.8%। बिहार की पुरुष साक्षरता पूछेगा तो 71.2% है। 71.2%। तो बिहार की महिला की साक्षरता पूछेगा तो 51.5%। तो चलिए आगे देखते हैं। बिहार का लिंगानुपात पूछेगा तो 918 है। बिहार का लिंगानुपात 918। और इंडिया के पूछेगा तो 943 है। 943। आगे है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासिंगंग। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंग किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। देख लेते हैं इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंग हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम का विकल्प का प्रदान किया गया था। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं 25वें नंबर के। वर्तमान में बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? आर श्रीनिवास हैं। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? तो ये गोंडवाना की थी। रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासिका थी। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में हुआ था। कब हुआ था? 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी को कीरत राय के परिवार में हुआ था। रानी दुर्गावती का बचपन से ही तीरंदाजी और तलवारबाजी का बहुत शौक था। रानी दुर्गावती का विवाह 1542 ईस्वी में गढ़कटंगा यानी गोंडवाना के शासक दलपत शाह से हुआ था। सन 1550 में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई। रानी दुर्गावती पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को राजगद्दी पर बैठाकर खुद राज्य की शासिका बन गई। अकबर के काल में गोंडवाना पर विजय अभियान आसफ खां का नेतृत्व में शुरू हुआ, क्योंकि अकबर उस समय उज़्बेकों के विद्रोह का सामना कर रहा था। 1564 में दुर्गावती का युद्ध में पराजित कर दिया गया। उसके बाद इस राज्य को अकबर ने इसी राजवंश से संबंधित चंद्रशाह को सौंप दिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? तो टाइफाइड बैक्टीरिया जनित है। हेपेटाइटिस चेचक विषाणु से होता है। खासरा प्रोटोजोआ से होता है। चलिए देख लेते हैं बैक्टीरिया जनित रोग। देखते हैं कौन कौन होता है बैक्टीरिया से होने वाला रोग। कोड होता है, हैजा होता है, डिप्थीरिया होती है, निमोनिया होता है, टेटनस होता है, गोनेरिया होता है, प्लेग होता है, क्षय रोग होता है।
तो कितना हो गया। और सिफिलिस, सिफिलिस 9 हो गया। 2 जगह 6 लिखा हुआ है तो लिख लेंगे। कोड हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया, टिटनेस, गुनेरिया, प्लेग, क्षय, सिफिलिस। ये किससे होता है तो बैक्टीरिया से होता है। विषाणु से देखते हैं कौन कौन होता है। हेपेटाइटिस होता है, खसरा होता है, हर्पिस होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, पोलियो होता है, चेचक होता है, रेबीज होता है, डेंगू ज्वर होता है, एड्स होता है। टोटल नाम है कौन कौन है। हेपेटाइटिस, चेचक, खसरा, रेबीज, हर्पिस, डेंगू ज्वर, इन्फ्लुएंजा, एड्स। पोलियो किससे होता है विषाणु से होता है। कॉक्स से होने वाला रोग देखते हैं। एथिल फुट दाद, एथिल फुट दाद, मधुरा फुट खाज, खाज खुजली दाद जितना है किससे होता है कॉक्स से होता है। कोविड-19 एक श्वसन आधारित रोग है जो कोरोना वायरस का विषाणु द्वारा होता है। चलिए देख लेते हैं विटामिन की कमी से होने वाला रोग देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है रतौंधी होता है, जीरो थैलेमिया होता है, जीरो थैलेमिया विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी जिसका नाम थायमिन है रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन B3 से होने वाला रोग कौन है पेलाग्राजुनियासिन बोलते हैं। विटामिन 11 B11 से पेचिस होता है। विटामिन डी टॉक्सीफेरोल, रिकेट्स होता है, सूखा रोग बच्चों में होता है। विटामिन के से क्या होता है हीमोफीलिया होता है। विटामिन के से कौन सा रोग होता है कमी से तो हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है तो उदयन है। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। उदयन हर्यक वंश के शासक था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, लेकिन उदयन क्या था हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन हुए। बिंबिसार का पुत्र कौन था अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन हुए जो 460 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। उदयन किसको राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को बनाया था। और बाद में राजगिरी, पूर्व में राजगिरी था। उसने पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर एक किला भी बनवाया था। उदयन पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया था। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या है तो C6H12O6। ऑप्शन नंबर सी सही है, C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। परिरक्षक उपयोग महत्वपूर्ण देख लेते हैं। व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम। व्यापारिक नाम भारी हाइड्रोजन डी से सूचित करते हैं। भारी जल D2O बोलते हैं। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। शुष्क बर्फ CO2 ठोस। बेकिंग सोडा NaHCO3 खाने वाला सोडा। धवन सोडा Na2CO3 × 10H2O। साधारण नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हाथ पर टूट जाता है उसमें किया जाता है, घर प्लास्टर में किया जाता है। CaSO4 हाफ H2O, Ca कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O होता है। तो जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, CaSO4 2H2O। चलिए जल गैस होता है CO+H2। इथाइल, इथाइल अल्कोहल जिसे बोलते हैं C2H5OH। मड का सूत्र क्या होता है तो C6H10O5, C6H10O5N
फॉर्मेलिन का सूत्र क्या होता है? HCHO। सिरका का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। मार्स गैस किसे कहते हैं? CH4 मीथेन गैस को बोलते हैं मार्स गैस। कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो शिक्षा से है। कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है। 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली का नया आकार या नई दिशा देने के उद्देश्य में कोठारी आयोग का गठन किया। कोठारी इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अध्यक्ष थे। प्रश्न है, डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा। डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलते हैं, जिसका सर्वोच्च ऊंचाई सर्वोच्च शिखर डोडो बेटा है, जिसका ऊंचाई कितना है? 2637 मीटर। 2637 मीटर। डोडा बेटा दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। डोडो बेटा दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। नीलगिरी के दक्षिण में अनामलाई पहाड़ी है। अनामलाई की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सा है? अनाईमुडी है, जो 2695 मीटर है। अनाईमुडी है जो दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी, इसका लंबाई कितना है? 2695। डोडो बेटा का कितना है? 2637 मीटर है। यह पश्चिमी घाट सहित संपूर्ण दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ा चोटी 1690 मीटर है। पूर्वी घाट के पूछेगा सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो जिंदागढ़ा। लंबाई कितना है? 1690 मीटर है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। इसका लंबाई कितना है? 1350 मीटर है। उत्तर सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कलसुबाई है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर ऊंचाई कौन सा है? कलसुबाई। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है। इसका लंबाई कितना है? 1722 मीटर है, जो माउंट आबू के पहाड़ी में स्थित है। अगला है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 22 भाषा है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। ये निम्न है, कौन कौन है? असमिया है, बांग्ला है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली है। और कौन है? सिंधी है, तमिल है। सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। चलिए आगे देखते हैं। कहेगा मूल संविधान में कितने भाषा थे? तो 14 भाषा थे। मूल संविधान में 14 भाषा। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा शामिल थे। सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सिंधी भाषा जो कि 15वां भाषा था, इसको 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 3 भाषा जोड़ा गया। कौन कौन? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा जोड़े गए थे। 4 भाषा जोड़े गए थे और इसके से 3 जोड़े गए थे। तो कौन कौन 4 जोड़े गए थे? बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। 2003 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा भाषा को जोड़ा गया था। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया 2011 में।
चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो विक्रम है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM M3 M4 रॉकेट के प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को 23 अगस्त 2023 को दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 अगस्त को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की, यानी दक्षिणी ध्रुव पर जिस दिन पहुंचा था चंद्रयान 3 उस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया। इसके साथ ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश है। जैसे पहला कौन है? रूस है, दूसरा अमेरिका, तीसरा चीन है, उसके बाद भारत है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम देश होने का गौरव प्राप्त हुआ है। चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। लैंडर का नाम विक्रम है, रोवर का नाम प्रज्ञान है। अगला देखते हैं। किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ। आंध्र प्रदेश का विभाजन कब हुआ? 2 जून 2014 को। तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। हैदराबाद चूंकि तेलंगाना में स्थित है, इसलिए भविष्य में हैदराबाद केवल तेलंगाना की राजधानी रहेगा। इसलिए आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती प्रस्तावित किया गया है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दो केंद्र शासित बनाया गया। कब विभाजन किया गया जम्मू कश्मीर को? 31 अक्टूबर 2019 को। दो कौन कौन सा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, शीतकालीन जम्मू है। लद्दाख की राजधानी लेह है। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। ध्वनि के गुणता वह अभिलक्षण है जो हमें समान तरत्व तथा प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि स्वर नोट कहते हैं और यह सुनने में सुखद होता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव हार्मोन नहीं है? मानव हार्मोन इंसुलिन मानव हार्मोन है। एस्ट्रोजन मानव हार्मोन है। कैल्सिटोनिन मानव हार्मोन है। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन कौन सा हार्मोन है? पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, जिसका खोज मिलर ने किया था। स्कूब और स्ट्रॉन्ग 1955 में की थी। यह बौने पौधों को लंबा करने में मदद करता है। निम्नलिखित हार्मोन के बारे में देख लेते हैं हम लोग। ऑक्सिन यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। ऑक्सिन क्या है? पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। जिबरेलिन्स यह बौने पौधों को लंबा कर देता है। जिबरेलिन्स क्या करता है? बौने पौधे को लंबा करता है। एब्सिसिक एसिड यह विद्युतरोधक हार्मोन है। यह बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखता है। एथिलीन यह एकमात्र हार्मोन है जो गैस रूप में पाया जाता है। एथिलीन गैस रूप में पाया जाता है।
एथिलीन का उपयोग फल को पकाने में व मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करने में होता है। फ्लोरोजेंस, इसे फूल खिलाने वाले हार्मोन भी कहते हैं। फ्लोरोजेंस को फूल खिलाने वाला हार्मोन। अन्य सभी मानव हार्मोन है। इंसुलिन, इंसुलिन नामक हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के दीपिका के बीटा कोशिका में पाया जाता है। इंसुलिन नामक हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के दीपिका की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन अंडवाहिनी ओविडक्ट के परिवर्धन के पूर्ण करता है। कैल्सिटोन हार्मोन पाराअप्टू ग्रंथि से स्रावित होता है और जब हरदूधी में कैल्शियम की मात्रा की अधिक होता है। प्रश्न है अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किसमें वृहत स्नानागार पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में वृहत स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो से वृहत स्नानागार पाया गया है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, सूती कपड़ा, मिट्टी का तराजू, मातृ देवी की मूर्ति, गले हुए तांबे का ढेर आदि कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। कांस्य नर्तकी की मूर्ति, सूती कपड़ा तथा मिट्टी का तराजू, मातृ देवी की मूर्ति, गले हुए तांबे का ढेर कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। जुते हुए खेत का साक्ष्य, आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं, कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ, प्रतीकात्मक समाधियां और कहाँ से मिलता है? कालीबंगन राजस्थान से मिलता है। आगे देखते हैं, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, स्वास्तिक और चक्र का शास्त्र, कब्रिस्तान 837 सावधान पेटिका को कहाँ से पाया गया है? तो हड़प्पा से पाया गया है। लोथल से मनाका उद्योग का साक्ष्य, लोथल से क्या मिला है? मनाका उद्योग का साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, घास, फारस की मुहर, बंदरगाह, धान की भूसी आदि पाए गए हैं। लोथल से क्या पाएंगे? मनाका उद्योग का साक्ष्य, तांबे का कुत्ता और फारस मुहर, बंदरगाह, धान की भूसी कहाँ से पाया गया है? लोथल से पाया गया है। कनिष्क को हराने वाली चीनी जनरल कौन था? कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? तो पांचाओ था। कनिष्क को हराने वाले चीनी जनरल कौन था? पांचाओ था। कनिष्क का चीन के शासक पांचाओ से युद्ध हुआ था, जिससे पहले कनिष्क की पराजय हुई थी, बाद में विजय हुआ। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। इसने 78 ईसा पूर्व में अपने राजरोहण किया तथा इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया। इसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है। 1957 मार्च से लाया गया है। शक संवत कब आया था? तो 78 ईसा पूर्व में आया था। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में। कनिष्क का प्रथम राजधानी कहाँ था? पुरुषपुर, पेशावर और दूसरी राजधानी मथुरा थी। ठीक है, कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर तथा दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा था। कनिष्क ने कश्मीर जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक स्थान बसाया। बजरंग पुनिया का संबंध किससे है? तो कुश्ती से है। देख लेते हैं और खिलाड़ियों के नाम और संबंधित खेल। पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है। हिमा दास का संबंध ढींग एक्सप्रेस है। हिमा दास को क्या कहते हैं? ढींग एक्सप्रेस। ये धावक है, हिमा दास धावक है। साइना नेहवाल क्या है? बैडमिंटन से है। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से है।
रवि कुमार दहिया कुश्ती से हैं, रवि कुमार दहिया कुश्ती से। भवानी पटेल पैरा टेबल टेनिस से हैं। भानु कुमार निशानेबाजी से। मीराबाई चानू भारोत्तोलन से है, मीराबाई चानू भारोत्तोलन। और मन्नू भाकर निशानेबाजी। 50 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा में कितने दिनों तक धन विधेयक को रोका जा सकता है? राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? तो 14 दिन तक रोक सकता है। राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकती है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में प्रथम बार केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक प्रथम बार कहाँ पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में। राज्य विधेयक धन विधेयक को न तो कोई अस्वीकृति कर सकता है और न ही संशोधित कर सकती है। वह सिर्फ सिफारिश कर सकती है, जिसे मानने या न मानने के लिए लोकसभा स्वतंत्र है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन की अवधि बीत जाने पर यह स्वतः मान लिया जाता है कि धन विधेयक जिस रूप से लोकसभा में पास किया गया है उसी रूप से राज्यसभा में पास कर दिया गया। 51 नंबर प्रश्न है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन है? तो खेत है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन है? खेत है। खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक तथा अजैविक घटक के बीच अंतःक्रिया होती है। यह प्रकृति के स्वाभाविक रूप से घटती होती है और यह केवल कामकाज के लिए किसी मानवीय गतिविधि की आवश्यकता नहीं होती है। कृत्रिम पारिस्थितिकी यह जैव और अजैव घटकों वाला एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है और इस औद्योगिक में शामिल किया जाता है। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है? नया नाम बीओ चिदम्बरम पोर्ट है। बीओ चिदम्बरम पोर्ट। यह मुख्यतः खाद्य तेल, कोयला नामक पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में किया जाता है। तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। भारत के प्रमुख बंदरगाह कहाँ अवस्थित है देख लेते हैं। कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय। कंडला पोर्ट का नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। ये कहाँ है? गुजरात में है। कंडला पोर्ट गुजरात में कच्छ की खाड़ी में। कोलकाता बंदरगाह श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह हुगली नदी पश्चिम बंगाल में है। कोचीन बंदरगाह कोचीन कहाँ है? केरल में है। कोचीन कहाँ है? केरल में। देवनाथ काल मुहाने पर केरल में। कोचीन केरल में है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में है। मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू या नाहवा सेवा बंदरगाह कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में है। मार्मू गोवा बंदरगाह जुआरी नदी के बाएं तरफ गोवा में है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। एनौर बंदरगाह तमिलनाडु में है। के कामराज पोर्ट भी कहा जाता है, नया नाम है। एनौर बंदरगाह का के कामराज पोर्ट विशाखापट्टनम का कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है। 53 नंबर प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को हुआ। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। चलिए फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। फॉरवर्ड ब्लॉक
अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस तक को तथा महासचिव एच बी कामत को चुना गया। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के फ्री इंडिया सेंटर सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर का स्थापना किया था। फ्री इंडिया सेंटर जर्मनी में क्या किया था? फ्री इंडिया सेंटर। 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज पहली डिवीजन की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज पहली डिवीजन की स्थापना की। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। उत्प्रेरक का कार्य क्या है? उत्प्रेरक का अभिक्रिया के दर को बढ़ा देना, अभिक्रिया के दर को घटा देना, दोनों है। उत्प्रेरक क्या होता है? वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता परंतु अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया में की गति को बढ़ाता है धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। वह अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दर को घटाता है ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। अभिकारक के दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल अभिकारकों के छोटे टुकड़ों में बांटने पर पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने की अभिक्रिया की दर तीव्र हो जाती है। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं थे। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे साइमन कमीशन में। आगे इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। साइमन कमीशन का विरोध क्योंकि इसमें कोई भी एक भारतीय शामिल नहीं थे। भारत शासन अधिनियम 1919 का यह प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक आयोग की नियुक्ति की जाए जो जांच करेगी भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की दिशा में है। साइमन कमीशन का नियुक्ति नवंबर 1927 में की गई थी। इस कमीशन की नियुक्ति में भारत राज्य का सचिव बर्केनहेड के द्वारा किया गया था। इस कमीशन में कुल 7 सदस्य शामिल थे। पूछेगा साइमन कमीशन में कितने सदस्य शामिल थे? तो 7 सदस्य शामिल थे। इस 7 सदस्यों में से एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसलिए भारतीय द्वारा श्वेत कमीशन को आकर इसका बहिष्कार किया गया। यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। मुस्लिम जस्टिस पार्टी ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन और केंद्रीय सिख संघ ने इस कमीशन का विरोध नहीं किया। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू तथा पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कमीशन का विरोध किया गया। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू, पंजाब में लाला लाजपत राय ने विरोध किया साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज से चोटिल होने के कारण पंजाब के श्री लाला लाजपत राय 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय के चोटिल करने से अंग्रेजों के पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कार्यकर्ता भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव द्वारा कर दिया गया।
17 दिसंबर 1918। अगला प्रश्न है 1946 में नौ सैनिक विद्रोह का नायक कौन था? तो एम एस खान थे। 1946 में नौ सेना विद्रोह के नायक कौन थे? एम एस खान थे। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह का शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई थी, जो मुंबई के नौसैनिक जहाज HMS तलवार के नाविक नक्सलवादी भेद और खराब भेजन से खिलाफ हड़ताल किया गया। नौसेना BC दत्त की रिहाई की मांग, जिन्होंने जहाज की दीवार पर भारत छोड़ो लिखने का आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सरदार पटेल मोहम्मद अली जिन्ना के सलाह पर नौसैनिक आत्मसमर्पण कर दिया। विद्रोह को आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। इस सैनिक विद्रोह के इनकलाब जिंदाबाद जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्य का मुर्दाबाद, आजाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए। ठीक है, कौन कौन था? इनकलाब जिंदाबाद जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मुद्दा, आजादी हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए थे। फरवरी 1946 में INA अधिकारी राशिद अली को सजा दी गई थी। धातुई खनिज का उदाहरण कौन है? धातुई खनिज का उदाहरण सोना चांदी लोहा होता है। धातुई खनिज का उदाहरण है, धातु के उदाहरण सोना चांदी एल्युमिनियम तांबा लोहा सीसा प्लेटिनम पोटेशियम बेरिलियम बेरियम जिंक कैल्शियम निकेल मैग्नीज पारा मरकरी मोलिब्डेनम यूरेनियम लिथियम बिस्मुथ आदि है। धातु के गुण होते हैं, क्या होते हैं? धातु एक चमक होता है, शुद्ध रूप से धातु चमकदार होती है। आघातवर्धनीय धातु के पीटकर पत्थर के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। इसके गुण को आघातवर्धकता कहते हैं। कठोर धातु सामान्यतः कठोर होती है। कुछ क्षारीय धातु लिथियम सोडियम पोटेशियम मुलायम होती है। तन्यता धातु के पतले तार के रूप में भी खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। चालकता धातु की ऊष्मा की चालक होती है। विद्युत चालकता सामान्य धातु विद्युत के चालक होते हैं। और धातु का उदाहरण हाइड्रोजन नाइट्रोजन। और धातु का उदाहरण देखिए कौन कौन है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, क्लोरीन है, जेनॉन है, हीलियम है, रेडॉन गैस है। एकमात्र धातु अधातु ब्रोमीन है। और धातु क्या है? ब्रोमीन है। कार्बन फास्फोरस सल्फर सेलेनियम बोरॉन सिलिकॉन आयोडीन ये अधातु ठोस अधातु का उदाहरण है। बेल्लाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है बेल्लाडीला। भारत का लौह अयस्क के दो प्रमुख प्रकार के हेमाटाइट तथा मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। लौह अयस्क दो पाए जाते हैं, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। उड़ीसा में लौह अयस्क सुंदरगढ़ मयूरभंज झार पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। गुरु महिसानी सुलायपत बादाम पहाड़ मयूरभंज किरीबुरू केंदुझार बोनाई सुंदरगढ़ लौह अयस्क का खान है। बैलाडीला कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लौह अयस्क का खान है। बैलाडीला एक पर्वत श्रृंखला है जो बैल के डीला कुबर की तरह दिखता है। डाली तथा दुर्ग राजहारा की खदानों देश की
लौह की महत्वपूर्ण खदानें हैं। महाराष्ट्र में चंद्रपुरा, भंडार और रत्नागिरी जिले, तेलंगाना में करीमनगर, वारंगल जिले, तमिलनाडु राज्य में सेलम तथा नीलगिरी जिले अयस्क खनन प्रदेश है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति उदाहरण है महोगनी और रोजवुड। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण कौन है? महोगनी और रोजवुड। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, ये वनस्पति 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत तापमान वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय वनों की वृद्धि प्राथमिकता उत्पादन की सर्वाधिक होती है। सिलिकॉन, महोगनी, रोजवुड, आर्किड, फर्न, आर्बुनस, बांस तथा ताड़ आदि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का उदाहरण है। कौन कौन है? सिलिकॉन, महोगनी, रोजवुड, आर्किड, फर्न, आर्बुनस, बांस तथा ताड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार के वनस्पति का उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति, इन वनस्पतियों में विकास हेतु 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा आवश्यक होता है। प्रमुख वनस्पति साल, सागौन, शीशम। कौन कौन है? साल, सागौन, शीशम, बेंत, चंदन, आंवला, सहतूत, महुआ उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति है। नोट में बबूल, नागफनी, खजूर, केजड़ी आदि शुष्क कटीला वनस्पति है। नौकादड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तो केरल का है नौकादड़, केरल का प्रसिद्ध राज्य है। केरल में नौकादड़ सिलसिला, चंपमकुलम, बल्लमकली अथवा नौकादड़ के साथ आरंभ होता है। यह राज्य के सबसे लोकप्रिय नौकादड़ है। नरौदा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में नरौदा। नरौदा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। परमाणु रिएक्टर दो प्रकार के होते हैं, अनुसंधान रिएक्टर और ऊर्जा रिएक्टर। अगस्त 1956 में एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, ट्राम्बे, मुंबई में किया गया। अप्सरा का कब किया गया था? अगस्त 1956 में किया गया था। अप्सरा रिएक्टर का परिचालन 2009 में बंद कर दिया गया। 7 परमाणु संयंत्र में 22 से अधिक रिएक्टर कार्यरत हैं। चलिए देखते हैं। तारापुर नाभिकीय संयंत्र महाराष्ट्र, भारत का प्रथम ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर है तारापुर। रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? रावत भाटा राजस्थान में, कुंडमकुलम तमिलनाडु में है। कुंडमकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में है। कैगा कर्नाटक में है। काकरापार गुजरात में है। कलपक्कम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कलपक्कम नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में है। नरौदा उत्तर प्रदेश में है। करा अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? तो बोधगया में है। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? बोधगया में है। यह वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध की ज्ञान दीप्ति प्राप्त करने के बाद अपना दूसरा सप्ताह खड़े होकर बोधि वृक्ष को एकटक देखते हुए बिताए। अनिमेष लोचन चैत्य बोधगया में। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ है? बोधगया में है। अनिमेष लोचन चैत्य महाबोधि मंदिर परिसर की सीमा के भीतर स्थित 7 पवित्र स्थानों में एक है। अनिमेष लोचन चैत्य का नाम शाब्दिक अर्थ होता है खुली आंखें। इसे जेलवाक विचरण पथ भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने किया था। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हर्षाई बौद्धस्तु
बेगूसराय बिहार में है। हर्षशाही बौद्ध स्तूप कहाँ है? बेगूसराय बिहार में। विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था? भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया था? तो चेन्नई में किया गया था 1904 में। 1904 में भारत की पहली बार समुद्री सीपीओ का उपयोग कर चेन्नई में सीमेंट बनाने वाले असफल प्रयास किया गया। भारत में सफल सीमेंट फैक्ट्री का शुरुआत 1914 में इंडिया सीमेंट कंपनी के रूप में पोरबंदर में किया गया। ठीक है। सीमेंट का आविष्कारक इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर 1824 में जोसेफ अस्पडिन के चीका और मिट्टी के जलाकर बनाया था। चीका और मिट्टी को जलाकर बनाया था। चूना पत्थर कोयला जिप्सम बॉक्साइट सिलिका और की आवश्यकता सीमेंट उत्पादन को होती है। क्या किसका किसका होता है? चूना पत्थर कोयला जिप्सम बॉक्साइट। चूना पत्थर कोयला जिप्सम बॉक्साइट सिलिका का आवश्यकता सीमेंट उत्पादन के लिए किया जाता है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादक प्रमुख स्थान है सवाई माधोपुर, सिरोही, मदोक, चित्तौड़गढ़, नागौर। आगे देखते हैं। गारो खासी जयंतिया एक क्या है? एक भाग है। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। गारो खासी जयंतिया एक भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। गारो खासी जयंतिया प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार अनियमित त्रिभुजाकार आकृति भूखंड है जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला व दिल्ली पूर्वी राजमहल की पहाड़ी, पश्चिम में गिर पहाड़ी, दक्षिण में कार्डेमम पहाड़ी, उत्तर पूर्व में शिलोंग एवं कार्बी एंगलोंग पठार। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं क्योंकि यहाँ कई पठारों से मिलकर बना है। उत्तर पूर्वी पठारों में मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। उत्पत्ति व संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार छोटा नागपुर का पठार का एक ही विस्तार है जो राजमहल गारो गैप अथवा मालदा गैप द्वारा अलग हुआ। इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो खासी जयंतिया मिकिर पहाड़ी अवस्थित है जो प्राचीन में चट्टान बनी है। गारो खासी जयंतिया पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम से पूर्व की ओर गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया इस पठार का निवास करने वाले प्रमुख जनजाति भी हैं। मेघालय पठार क्षेत्र धारवाड़ संरचना निर्मित शिलोंग रेंज सबसे ऊंचा प्रायद्वीपीय क्षेत्र के इसलिए इसे शिलोंग पठार के नाम से जाना जाता है। गूगल द्वारा भारत का ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है? तो इंटरनेट साथी चलाया गया है। मैथ का सवाल है, छोड़ देते हैं। मैथ का सवाल का हम लोग स्किप कर रहे हैं, रीजनिंग स्किप कर रहे हैं, बाकी देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित विद्रोह के क्रमशः दर्शाइए। चलिए हम लोग क्रमशः दर्शा देते हैं एक हाली। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में फरवरी मार्च में चला था। और खेड़ा विद्रोह कब हुआ था? 18 में हुआ था, लेकिन मार्च से जून तक हुआ था। याद रखना है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में हुआ था लेकिन फरवरी मार्च में हुआ था। और खेड़ा विद्रोह भी 1918 में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? मार्च से जून में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था।
चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया प्रणाली 3/20 के विरुद्ध किया गया। इस प्रणाली के तहत अंग्रेज द्वारा किसानों के प्रत्येक 20 काठा के भूमि में 3 काठा भूमि पर जबरन नील की खेती कराई जाती थी। प्लेग बोनस के लिए अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन किया गया था। इसे समर्थन देने हेतु गांधी जी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी द्वारा गुजरात के किसानों की समस्याओं को लेकर किया गया था। 1918 में किया गया था। मैथ का सवाल है, हम लोग स्किप कर रहे हैं। मैथ का सवाल जो हम लोग मैथ रीजनिंग है इसको स्किप कर लेते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है हम लोगों को। चलिए कुछ यहाँ पे है, देख लेते हैं हम लोग। विधान परिषद के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष होनी चाहिए विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए। विधान परिषद राज्य मंडल का सर्वोच्च उच्च सदन होता है। विधान परिषद राज्य मंडल का उच्च सदन होता है। विधानसभा राज्य मंडल का निम्न सदन होता है। विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। विधानसभा के सदस्य बनने होती न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? 50 वर्ष। लेकिन विधान परिषद का आ जाएगा तो 30 वर्ष। पंचायती चुनाव लड़ने का उम्र कितना है? 21 वर्ष। राज्यपाल उपराज्यपाल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 35 वर्ष की आयु न्यूनतम आयु है। 35 वर्ष होंगे तभी जाके बनेंगे राज्यपाल उपराज्यपाल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। लोकसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु 30 वर्ष चाहिए। विधान परिषद का भी 30 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है, विराट ट्रंक मार्ग ग्रांड ट्रंक रूट निम्न में से किसने संबंधित है? तो सड़क से संबंधित है, सड़क परियोजना से। विराट ट्रंक मार्ग सड़क पर परिवहन से संबंधित है। जीटी रोड जिसे बोलते हैं शेरशाह सूरी ने करवाया था। ग्रांड ट्रंक रूट कालांतर में अंग्रेज लॉर्ड ऑकलैंड इसका मरम्मत करवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी सड़क मार्ग है। वर्तमान में NH1 NH2 से सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रूट कहा जाता है। NH1 को और NH2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रूट कहते हैं। इस सड़क मार्ग का सड़क आजम भी कहा जाता है। सड़क आजम कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का तो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसका स्थापना करेगा तो 7 अप्रैल हो जाएगा। अप्रैल 1948 को हुआ था। आप दे दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक ऐसी संस्था है जो विश्व के सभी देशों के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को आपसी सहयोग का मानक विकास करने के लिए काम करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य है पूरे विश्व के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य भविष्य देना और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूरी बनाना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्यों की संख्या 194 हो गया है। कितना हो गया? 194 हो गया। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व के प्रमुख संगठन उनके मुख्यालय दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक का स्थापना 1966 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला फिलीपींस में है। सार्क
एशियन के दक्षिण एशिया पूर्व राष्ट्र का संघ एशियन का स्थापना 1967 में होता है। इसका मुख्यालय जकार्ता में है। नाटो का स्थापना 1919 में हुआ। इसका राजधानी ब्रुसेल्स में। सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था 8 दिसंबर। तो इसका राजधानी कहाँ है? हेडक्वार्टर काठमांडू में है। विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना 1995 में हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। आधुनिक राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का स्थापना 1949 में लंदन में मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना 1945 में है। राजधानी वाशिंगटन DC है। कह रहा है किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? घटती है। किसी अर्धचालक की ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है लेकिन चालकता बढ़ती है। प्रतिरोधकता घटती है। चलिए देख लेते हैं। अर्धचालक सेमीकंडक्टर ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार होती है कि वह इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रक्त कोटर होल हो जाता है। अर्धचालक कहलाता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है परंतु प्रतिरोधकता बढ़ती है। अर्धचालक की चालकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता घटती है। ओडोमीटर उपकरण है। ओडोमीटर उपकरण जिसके द्वारा मापा जाता है, क्या मापा जाता है? दूरी मापा जाता है। ओडोमीटर एक प्रकार का जिसके द्वारा कार वाहनों द्वारा चली गई दूरी मापा जाता है। ओडोमीटर वह उपकरण है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है ऑडियोमीटर से। ऑडियोफोन इसका उपयोग लोगों को सुनने में सहायता के लिए काम किया जाता है। ऑडियोफोन का। बैरोमीटर यह उपकरण वायुदाब मापने का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर। आमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग विद्युत धारा मापने में किया जाता है। अमीटर विद्युत धारा मापने में किया जाता है। 100 नंबर प्रश्न है। लास्ट प्रश्न है। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर आकर मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर आकर मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। वहीं से गंगा के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में आकर मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और पिंडारी का संगम क्या कहलाता है? कर्णप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और पिंडारी का संगम कर्णप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और धौली गंगा का संगम विष्णुप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और धौली गंगा विष्णुप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और नंदीकीना संगम का नंदप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और पिंडारी कर्णप्रयाग। अलकनंदा और धौली गंगा विष्णुप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग हो गया। अलकनंदा और पिंडारी संगम। अलकनंदा और पिंडारी के संगम को कर्णप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को विष्णुप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी को क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। तो चलिए हमारा 100 क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। तो वीडियो को यहीं विराम करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद जय भारत।